Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. So, students, we were doing about atomic structure in the last class. Let us continue with the same. तो हमने देखा था कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थे और डिफरेंसेस क्या थे. बट डिफरेंसेस को हमको डिटेल्स में लेना है, तो आप अपने पास लिखोगे कि पहले है कैथोड रेज और सेकेंड है एनोड रेज. सो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. आप अपने पास पूरी तरह से लिखोगे नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है. एंड एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. अब ये कैसे पता चला था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? अब जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब को किस फील्ड में रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसमें भी एनोड होगा और इसमें भी कैथोड होगा. पूरे डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जहाँ पे एनोड और कैथोड है सेपरेटली. एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है. अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन देखा गया था एनोड की तरफ. ये जैसे कैथोड रेज आ रही हैं, ये आ रही थी एनोड की तरफ. सो जब ये एनोड की तरफ आ रही है, दैट मीन्स कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. और यहीं जब एनोड रेज फॉर्म हो रही थी तो उनका डिफ्लेक्शन हो रहा था कैथोड की तरफ. एनोड रेज का डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो रहा था? कैथोड की तरफ. तो ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स दे अट्रैक्ट, तो उनका डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में होता है. दैट इंडिकेटेड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब इस यहीं पे एक और एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं जिससे प्रूव हो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. वो कैसे होगा? लाइक ये पूरे डिस्चार्ज ट्यूब को अगर हॉर्सशू मैग्नेट मतलब ये इस तरह का मैग्नेट होता है, इस तरह का. तो उसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहाँ पे बना रही हूँ. दिस इज़ नॉर्थ एंड से दिस इज़ साउथ. यदि उस डिस्चार्ज ट्यूब को हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा तो जो हॉर्सशू मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव होता है और जो साउथ पोल है वो नेगेटिव होता है. तो कैथोड रेज वर फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ पोल. कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी और एनोड रेज साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी. तो इसने क्या बताया कि कैथोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. तो ये दो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको डिटर्मिन कर सकते हो चार्ज. नेक्स्ट आता है E/m. अब E/m का मतलब क्या होगा? E मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. और इसका जो मास है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. कैथोड रेज हमेशा किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स. मतलब उसमें पार्टिकल्स और चेंज नहीं होने वाले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज और मास हमेशा रहेगा. दैट मीन्स E/m रेशो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज. यहीं पे एनोड रेज में E/m रेशो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एनोड रेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो अगर हीलियम गैस लोगे तो उसका चार्ज और मास डिफरेंट होगा. अगर आप नियॉन गैस लोगे तो चार्ज और मास डिफरेंट होगा. मीन्स E/m रेशो इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर एनोड रेज बट E/m रेशो इज़ कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज. थर्ड प्रॉपर्टी थी
प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। अब अगर कैथोड रे के पाथ में कोई बहुत हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन है, ये बहुत ही हार्ड मेटल है, टंगस्टन जैसा हार्ड मेटल रखा जाए तो कैथोड रेज जैसे ही टंगस्टन को स्ट्राइक करेगी वो वैसे ही वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी, इट विल रिटर्न बैक। और जैसे ही वो बाउंस बैक हो रही है उसकी नेचर चेंज हो रही है और वो बन रहा है अब एक्स रेज। लेकिन एनोड रेज के साथ में ये वाला फिनोमेना नहीं होता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस विच यू फाइंड कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज है, E/M रेशो कांस्टेंट है कैथोड के लिए और E/M रेशो कांस्टेंट नहीं है एनोड के लिए। रीज़न आपको समझ में आया होगा। एंड थर्ड कि अगर कैथोड रेज के पाथ में बहुत ही हार्ड मेटल रखा जाए तो वो हार्ड मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा और बाउंस बैक हो जाएगा। जब वो बाउंस बैक होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी और वो क्या बनाएगा, एक्स रेज। लेकिन एनोड रेज के केस में ये एक्स रेज नहीं बनते हैं। सो दिस इज़ हाउ कैथोड रेज एंड एनोड रेज वर डिस्कवर्ड। और ये वाले प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज एंड एनोड रेज के लिए। सो इलेक्ट्रॉन्स का आपने मास और चार्ज देखा। अब प्रोटॉन्स का मास एंड चार्ज। प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट वो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब प्रोटॉन्स को जब आप देखोगे सो इट्स चार्ज विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसका जो मास है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये इसका मास होता है। सो वी हैव डन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, वी नो अबाउट प्रोटॉन्स। और अब हम आएंगे न्यूट्रॉन्स के लिए। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। और चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे की थी, उसने थ्रू बेरिलियम अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया। जब बेरिलियम के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब क्या है, हीलियम पार्टिकल्स, तो इसने बनाया यहाँ पे कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। क्या मतलब है इसका, बेरिलियम के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, जब उनको पास किया दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, उसके साथ में कार्बन बना और कुछ ऐसी रेज निकली थी जो न्यूट्रल थी और जिनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था। उसका मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन जब चार्ज की बात आई तो चार्ज वॉज न्यूट्रल, मतलब उसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स देखे गए थे। तो चैडविक ने देखा कि यदि बेरिलियम को हीलियम पार्टिकल से स्ट्राइक किया जाए तो कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है लेकिन उनका कोई चार्ज नहीं है। सो दे वर न्यूट्रल, सो दे वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे इसलिए इनको कहा गया था न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका मास और इनका चार्ज। अब आती है बात डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट उस समय तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी आज हमें पता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो वो हमें डेफिनेट तौर पे पता चला था बाय रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, पहले आप इस एक्सपेरिमेंट की आउटलाइन समझने की कोशिश करो। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव मेटल लिया था एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लाइक
उसने एक ऐसा लेड की एक शीट ली जिसमें एक होल था, ग्रूव था, उस ग्रूव में उसने रेडियो एक्टिव मेटल पीस रखा, दैट इज़ रेडियम। तो रेडियम किस लिए रखा था? ताकि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स दे सके। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, दैट वाज मेड टू स्ट्राइक अ थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ पे गोल्ड फॉइल लिया था, थिन गोल्ड फॉइल वाज टेकन, और उस गोल्ड फॉइल में एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे अंदर की तरफ लगा दी थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या शो करेगा? स्किंटिलेशन इफेक्ट। जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होंगे गोल्ड फॉइल से और उस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टच करेंगे तो उसमें स्किंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, पता चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स टच हो रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स टच हो रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वेयर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव गॉन। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया है गोल्ड फॉइल से, अब वो गोल्ड फॉइल में जाके कहाँ पे टकरा रहे हैं, सो वेयर आर दे गेटिंग स्ट्रक। तो इसलिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रखा था ताकि स्किंटिलेशन इफेक्ट हम स्टडी कर सकें। सो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब इट इज़ हीलियम पार्टिकल्स। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। जब इस पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे थे रेडियम से, और उसको इस तरह से यहाँ पे सेटअप किया था ताकि वो स्ट्रेट लाइन में हीलियम पार्टिकल्स आ सकें, और जब ये हीलियम पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक कर रहे थे तो ये देखा गया था जहाँ जहाँ वो स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे स्किंटिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये देखा गया था कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, इसमें एक टर्म आप ध्यान से सुनोगे, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स दे पास्ड स्ट्रेट। कोई भी पार्टिकल अगर आराम से निकल रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन दैट एटम। तो इससे ये कंक्लूजन मिला था, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स इजीली पास हो रहे हैं, दैट मीन्स एटम में बहुत सारी जगह खाली है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। फिर रदरफोर्ड ने देखा था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स, फ्यू ऑफ देम, दे डिफ्लेक्टेड इन दिस वे, मतलब दे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड लार्ज एंगल्स। कोई भी पार्टिकल कब डिफ्लेक्ट होगा? आप यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रेट चल रहा है, अचानक ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये स्ट्रेट चल रहा है, अचानक ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट क्यों होगा? उसकी कंडीशन क्या है? उसमें रिपल्शंस दिख रहे हैं। रिपल्शंस कब पॉसिबल हैं? जब चार्जेस सेम होंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो it was found that deflection is possible only if some positive particle या positive part is there in an atom. तो अगर एटम में कोई भी पॉजिटिव पार्ट है तो डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस वाज द रीज़न फॉर डिफ्लेक्शन। और थर्ड चीज़ जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स दे बाउंस बैक, मतलब वो यहाँ तक जा रहे हैं और फिर बाउंस बैक हो रहे हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि आपने एक बॉल फेंकी, जब बॉल टकराएगी किसी हार्ड सरफेस पे तो वो वापस आएगी, लेकिन अगर हार्ड सरफेस से नहीं टकरा रही है, किसी सॉफ्ट सरफेस से, स्पॉन्ज से, गद्दे से टकरा रही है, देन वो बाउंस बैक नहीं होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं, मीन्स एटम में कुछ तो हार्ड चीज़ है, something solid, something hard is there in the center of atom. तो यहाँ से पता चला था कि यहाँ पे कोई हार्ड चीज़ है सेंटर ऑफ एटम में, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं। और वेरी फ्यू का मतलब क्या है कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स दे बाउंस बैक वंस दे आर मेड टू स्ट्राइक द गोल्ड फॉइल। सो जो हार्ड पार्ट है वो बहुत छोटा सा है,
मोस्ट ऑफ देम दे पास स्ट्रेट, मतलब एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएट हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज समथिंग पॉजिटिव इज़ देयर एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक। इससे ये कंक्लूजन होता है कि जो सेंटर में पार्ट है दैट इज़ वेरी हार्ड. So that is why, so these three things were concluded from Rutherford's experiment. लेकिन इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था. तो इसलिए रदरफोर्ड के बाद आया था बोर्स मॉडल, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और बोर्स मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो रदरफोर्ड से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिली कि न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन एन एटम, न्यूक्लियस हैज़ गॉट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियस. इतनी चीज़ रदरफोर्ड ने बताई थी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या था, कौन सी थ्योरी थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, आप लोग सोचोगे इस बात पे. एंड देन आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट video lecture. So keep on watching the videos, like the videos, subscribe the channel and press the bell icon so that we are able to give you more and more videos, more and more concepts. You all enjoy the class and you are able to do very well in your studies. So till then, thank you so much.